आज आप लोगों का दूसरा लेक्चर है। मैं ये दूसरी क्लास ले रहा हूँ आपकी जो है, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिकों को कवर करूँगा मैं। एक पहले क्लास हो चुकी है, जिन छात्रों ने नहीं देखी वो पहले क्लास देख लें। मैं आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मेरी दूसरी क्लास है, तो आप लोग दूसरी क्लास देख रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। SKS स्टडी नाम से चैनल है, आप इसको जाएँ, क्लिक करें इसके ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि मेरी जो भी क्लासेस होती जाएंगी वो मैं डालता जाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा रिजिड बॉडी, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। हिंदी में आप इसको बोलते हैं दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, ठीक है। दृढ़ पिंड होता क्या है, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स का इस बॉडी पर, ठीक है, इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है कि इस फोर्स का, इस बल का, इस बल का इस बॉडी पर, ठीक है, कोई प्रभाव न पड़े तो वो कहलाती है रिजिड बॉडी, ठीक है। कि जो हम बल लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो इस 10 न्यूटन का इस बॉडी पर कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो वो हमारी कही जाती है रिजिड बॉडी। लेकिन वास्तव में कोई रिजिड बॉडी नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, तो ये पिंड भी हमारा टूट सकता है। कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो रिजिड हो। हम किसी भी पिंड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाना पड़ता है बस। लेकिन हम रिजिड इसलिए मान लेते हैं कि इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये पिंड जो है रिजिड है, कि जो बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, इसके अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है वो हमारी रिजिड है, मतलब दृढ़ है। ये इस बल के कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिजिड बॉडी हो गई, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। कि जिस पिंड पर बल का कोई प्रभाव न पड़ता हो, बल का कोई प्रभाव न पड़ता हो, कहलाती है हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मतलब बल, बल के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। बल के बारे में बात करेंगे। बल क्या है? बल वह बाहरी कारक होता है, बल वह बाहरी कारक होता है जो क्या करता है? वस्तु, जो वस्तु होती है, वस्तु में या तो परिवर्तन करने की कोशिश करता है या परिवर्तन कर देता है, ठीक है। बल वह बाहरी कारक है, बल वह बाहरी कारक है जो वस्तु में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। बल क्या है? वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु में या किसी पिंड में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कि कोई साइकिल है, वो गतिशील है, वो चल रही है, अगर हम उसको पीछे से पकड़ खींचें तो हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण क्या? बल लगा रहे हैं, बल के कारण क्या? हम उस साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है साइकिल रुक भी सकती है और साइकिल नहीं भी रुके। तो बल क्या है? वह बाहरी कारक है कि किसी भी वस्तु या पिंड को, ठीक है, प्रयास करता है दबाने को, खींचने का, जो भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये बल था हमारा। अब नेक्स्ट वन था हमारा बल के लक्षण, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, बल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स।
बल के लक्षण। जब कोई फोर्स लगता है, जो बल होता है उसके कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसी के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बच्चा होता है तो बच्चों के बारे में कहते हैं इसके लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, जब आप पालने में पैर दिखाई दे रहे हैं क्या करेगा। ठीक है, वो लक्षण जो है उन्हीं लक्षणों को, ये बल के भी लक्षण होते हैं कि बल क्या कार्य करता है, कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, कोई पिंड है, ठीक है, अगर इसका कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई बल कार्य कर रहा है हमारा, और ये मान लीजिए हमने एफ बल है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा बल है। अब बल को हम मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई बल दे रखा है, ठीक है, ये बल है और ये हमने लिख दिया 10 न्यूटन। क्या लिख दिया? 10 न्यूटन लिख दिया। तो आप क्या इसको प्रूव कर सकते हो, अगर मैं मिटा दूं इसको, ठीक है, और इसको मैं 10 न्यूटन लिख दिया, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये 10 न्यूटन का हमारा क्या है, बल है। लेकिन न्यूटन से हमें पता चल जाएगा ये बल है, क्योंकि न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। अगर मैं 10 छोड़ दूं ओनली तो क्या पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, एक अंकगणितीय संख्या हो जाएगी 10 जो है ना, तो आपको ये पता लगेगा 10 है क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर न्यूटन लगा देते हैं तो ये हमको पता चल जाती है कि 10 न्यूटन का हमारा कोई बल है। ठीक है, तो बल को हम कैसे पहचानेंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, वही लक्षण होते हैं बल के कि किस तरह से हम बल को पहचान सकते हैं। तो बल को पहचानने के लिए हमें पास में 4 पॉइंट होते हैं, कम से कम 4 पॉइंट होंगे तभी हम बल को पहचान पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट वन तो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं परिमाण। परिमाण, सबसे पहले हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। जैसे कि F = 10 न्यूटन जो हम बोलोगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। यहाँ पर हम 10 न्यूटन लिख देंगे, F = 10 न्यूटन, तो यही हमारा परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा हमारा परिमाण। और आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, एक दिखाई दे रही है, देखो ये तीर का निशान जो है ये भी दिखाई दे रहा है, एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है। देखिए, तो ये जो लाइन है ये बल की क्रिया रेखा होगी, बल की क्रिया रेखा। ठीक है, बल की क्रिया रेखा होगी। क्या बोलेंगे इसको? बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्शन, इसी को बोलते हैं बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये तीर के निशान जो लग रहा है, तीर का निशान जो है, ये क्या बता रहा है? एक दिशा को निरूपित कर रहा है, ये दिशा व्यक्त कर रहा है कि ये दिशा क्या कर रहा है कि इस जो बल है ये इस पिंड को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी दिशा नीचे की तरफ काम कर रही है, तो पिंड को क्या कर रही है? दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीर का निशान हमारा क्या करेगा? दिशा को निरूपित करेगा कि ये इसकी दिशा बता रहा है कि ये जो बल लग रहा है कौन सा बल लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है, ठीक है, या टेंशन फोर्स लग रहा है, मतलब तनाव बल लग रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये हमारा जो बल लग रहा है वो संपीड़न में लग रहा है। ये बल क्या कर रहा है? किसी पिंड को दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? दिशा बताएगा। दिशा का मतलब डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, कि क्या बताएगा? हमारे डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दिशा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? इसका दिशा है। लेकिन एक पॉइंट और होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि किस पॉइंट पर काम कर रहा है ये बल। क्या यहाँ तो काम कर नहीं रहा, इसको तो मान नहीं सकता, यहाँ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन किस पॉइंट पर काम कर रहा है? इस पॉइंट पर काम कर रहा है। तो इसी पॉइंट को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? बल का क्रिया बिंदु, बल का क्रिया बिंदु कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? बल का क्रिया बिंदु कहेंगे हम। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बल का क्रिया बिंदु, बल का क्रिया बिंदु। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? मैं ऊपर से इसको यहां लिख दे रहा हूं। चलो, फोर्थ पॉइंट हमारा होगा बल का क्रिया बिंदु बोलेंगे, या आप कह सकते हो इंग्लिश में पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट पर क्रिया कर रहा है या कार्य कर रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, बल के लक्षण।
ठीक है, तो ये बल के लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, बल के प्रभाव। ठीक है, अब देखिएगा बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। बल के प्रभाव क्या होते हैं? बल कुछ ना कुछ तो कार्य करता होगा, बल के प्रभाव वही कहलाते हैं जो बल जो है कार्य करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की स्थिति परिवर्तन, ठीक है, या क्या करता है, वस्तु की स्थिति परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ये हमारा पहला प्रभाव बल का, कि क्या करने की कोशिश करता है, या तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, सेकंड प्रभाव होता है हमारा पिंड की गति में परिवर्तन या संतुलन में, किसी बॉडी को या तो संतुलन बनाने की कोशिश करता है या उसको गतिशील बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि पिंड के आंतरिक प्रतिबल बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कोई वस्तु हमारी, ठीक है, इस वस्तु पर अगर कोई फोर्स लगा देंगे हम, इस वस्तु पर अगर कोई फोर्स लगा दें हम, तो ये क्या करेगा, फोर्स जो करेगा इस वस्तु को या तो ढकेलने का प्रयास करेगा, ठीक है, या तो ढकेलने का प्रयास करेगा या ढकेल ही देगा, इसमें मोशन पैदा कर देगा। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव है कि ये क्या करेगा, फोर्स जो, ये फोर्स बल जो है ये क्या करता है, इस वस्तु को तो या तो ढकेलने की कोशिश करेगा या ढकेल ही देगा, मोशन पैदा कर देगा। ठीक है, ये पहला प्रभाव था हमारा, ठीक है, कि ये क्या करता है, वस्तु को ढकेलने की कोशिश करता है या ढकेल देता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या था हमारा, कि गतिशील बनाने की कोशिश करेगा। देखो तो गतिशील बना दिया, अगर इसमें फोर्स लगाते हैं और हमारा फोर्स जो है इस बॉडी से ज्यादा लग जाता है तो क्या करेगा, ये गतिशील बना देगा, इसको क्या कर देगा, गतिशील बना देगा या गतिशील बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी फोर्स के कारण, इसी बल के कारण क्या होगा, इसी बॉडी के अंदर, इसी बॉडी के अंदर आंतरिक प्रतिबल पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, आंतरिक प्रतिबल, प्रतिबल। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट शायद या तो इसी वीडियो में या अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। ठीक है, हो सकता है इसी में पढ़ा दूंगा मैं आपको, इसी पॉइंट में बता दूंगा या इसी के बाद बता देता हूँ मैं आपको, इस पॉइंट के बाद ही बताता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम क्या कहता है, मैं आपको इसी के साथ बताता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, तथा प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। ये क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नाम क्या करता है, जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के साथ साथ उसके अंदर से एक विरोधी फोर्स लग जाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नाम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई टेबल है, अगर इस टेबल पर कोई वस्तु रखी है हमारे पास में और इस पर हम कोई वेट रख दे रहे हैं तो ये वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन ये टेबल जो है इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से कोई फोर्स लगाएगी। ठीक है, क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, देखिए ये नीचे की तरफ, लेकिन नीचे से एक फोर्स उत्पन्न हो रहा है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे से कोई फोर्स उत्पन्न हो रहा है जो इस वस्तु को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वही कहलाता है हमारा रिएक्शन फोर्स। क्या कहलाता है, रिएक्शन फोर्स। तो ये फोर्स जो है वो एक्शन कर रही है कि इस वस्तु को नीचे की दबाने की कोशिश कर रही है, जो फोर्स जो है वस्तु को एक्शन कर रहा है मतलब नीचे की दबाने की कोशिश कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन नीचे से उत्पन्न हो रहा है एक और फोर्स जो रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, इस वस्तु को नीचे से गिरने से रोक रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास कोई मार्कर है, अगर ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा है तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिर जाता है। क्यों, क्योंकि ये वस्तु का जो भार है वो नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, इसलिए ये नीचे की तरफ गिर जाता है हमारा। लेकिन अगर इस मेरे हाथ पर रखा हुआ तो नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये तो एक्शन कर रहा है नीचे गिरने के लिए, लेकिन जो मेरा हाथ है वो रिएक्शन कर रहा है, वो प्रतिक्रिया बल दे रहा है, नीचे से ये बल दे रहा है नीचे की तरफ गिरने के लिए, तो मेरा हाथ जो क्या है वो प्रतिक्रिया बल लगा रहा है उसको गिरने से रोकने के लिए, वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स ही ये आंतरिक फोर्स हो सकता है, आंतरिक प्रतिबल हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, आंतरिक प्रतिबल, क्योंकि
यही तो काम कर रहा है। अगर इसके अंदर जो बल है इस बॉडी के अंदर, इस टेबल के अंदर, तो उसी के कारण तो ये हमारी टेबल पर ये पुस्तक रखी हुई है। इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर जब फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये धकेलने से रोकने के लिए एक बल उत्पन्न होगा इसके अंदर से, ठीक है। धकेलने से रोकने के लिए बल उत्पन्न होता है, उसी को हम प्रतिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। और इस बल के कारण जब ये दबेगा तो दबने के कारण जो बल पैदा होगा वो प्रतिबल पैदा होगा, ठीक है। प्रतिबल किसके कारण पैदा हो रहा है? इसकी अंदर जो फोर्स लग रही है, अंदर जो प्रतिबल लग रहे हैं, अंदर जो बल लग रहे हैं, उसी के कारण प्रतिबल पैदा हो रहा है, आंतरिक, ठीक है। आंतरिक मतलब अंदर से जो पैदा हो रहा है उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिबल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा जहां तक ये टॉपिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। आपको हो तो इंग्लिश में लिख दूंगा और आपको हो तो ना लिख दूंगा। चलो लिख देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा के चलूंगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यदि हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 10 न्यूटन का फोर्स है, ये मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन फोर्स है, ये 7 न्यूटन फोर्स है। कोई भी फोर्स हो सकता है, कहने का मतलब कितना ही फोर्स हो सकता है, ये कि जरूरी नहीं है कि मैंने तो ये लगा रखा हूं 10, 5, 6, 7, 8, इतना ही फोर्स हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, जो भी फोर्स हो कोई भी काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब इस बॉडी पर कार्य कर रहे हैं इस सारे फोर्सेस, ठीक है। तो बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि जो बल लग रहे हैं वो किसी एक बॉडी पर कार्य कर रहे हैं, तो जो बल हैं वो सारे के सारे बल अपनी स्वतंत्रता पूर्वक ही फोर्स लगाएंगे। जैसे 10 न्यूटन का बल है तो ये 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। इस बल से कोई लेना देना नहीं है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये 10 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी क्षमता है 10 न्यूटन की क्षमता है। कितनी क्षमता इसकी? 10 न्यूटन की, तो ये 10 न्यूटन ही बल लगाएगा। इसकी क्षमता है 5 न्यूटन की, तो ये 5 न्यूटन ही बल लगाएगा। जितनी कहने का मतलब ताकत है इस बल के अंदर वो उतनी ही ताकत पूरी तरह से लगा देगा। जैसे कि हमारी कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में धक्का लगाते हैं। जब हम गाड़ी में धक्का लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हम पूरी अपनी जान लगा देते हैं ना। तो अगर हम दूसरा बंदा भी कोई लगा दें तो वो भी पूरी जान लगाएगा, ऐसा नहीं होगा वो जान नहीं लगाएगा। अगर वो जान नहीं लगाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको लगाने के लिए, उसको ढकेलने के लिए उसको पूरी ताकत चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है कि इस बल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्वतंत्र होकर अपना 10 न्यूटन बल है इसके पास तो 10 न्यूटन बल लगाएगा, और ये इसके पास 5 न्यूटन बल है तो ये अपना 5 न्यूटन बल लगाएगा, और इसके पास 6 न्यूटन बल है तो ये भी अपना स्वतंत्रता पूर्वक 6 न्यूटन का ही बल लगाएगा, ठीक है ना। और ये अगर 7 न्यूटन का बल है तो ये भी 7 न्यूटन का अपना बल लगाएगा। कहने का मतलब जो भी बल लगेंगे इस पिंड पर वो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक लगेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। यही हमारे क्या होता है, बलों की स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात कर लें, ठीक है, डिस्कस कर लें और कमेंट करके बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेबिलिटी, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। ठीक है, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, ट्रांसिबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसिबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले हमको ट्रांसिबिलिटी समझना है, ट्रांसिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, उसको सही कर लेंगे। ये तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गलत है, ट्रांसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये बताइए कि ट्रांसिबिलिटी होती क्या, ट्रांसिबिलिटी होती क्या। सबसे पहले ट्रांसिबिलिटी को समझ लो। ट्रांसिबिलिटी का मतलब होता है स्थानांतरण, क्या कहते हैं, स्थानांतरण। यही ट्रांसिबिलिटी होती है हमारी, कि किसी चीज को चेंज कर रहे हैं या उसका स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो वही कहलाएगी हमारी स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, ट्रांसिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास कोई पिंड है और पिंड पर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कोई बॉडी है और इस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है और मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है, या कह लीजिए 10 न्यूटन का लग रहा है। ये 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इस बिंदु पर लग रहा है, ये इस फोर्स की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है। क्या है ये, क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा। ठीक है, ये बॉडी जो हमारी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। ठीक है, और इस पर क्या है, जो ये पिंड पर जो फोर्स लग रहा है और जो क्रिया रेखा है इस बॉडी से एकदम दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई है। ठीक है, कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस बॉडी के साथ में दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई है, कठोरता से जुड़ी हुई है। ठीक है, कि अगर ये बॉडी की कह सकते हो जैसे कोई रस्सा बंधा हुआ है, इसमें ये रस्सा है बना हुआ है, तो इस रस्से पर अगर ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को मैं यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, पीछे भी ला सकता हूँ। इस फोर्स को ही इस रस्से पर ट्रांसफर करके मैं यहाँ कहीं ले जा सकता हूँ, तो यही ट्रांसफर कहलाएगा। ट्रांसफर मतलब ट्रांसिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या कह सकते हो, स्थानांतरशीलता। क्या कहलाएगा, स्थानांतरशीलता कहलाएगा। कि मैंने क्या किया, एक बिंदु से ए बिंदु से इस बल को बी बिंदु पर पहुंचा दिया और बी बिंदु से मैंने इस बल को सी बिंदु पर पहुंचा दिया। लेकिन कब, जब ये पिंड के साथ में ये जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन है, दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हो, तभी हम इसको कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गांव में रस्सा खींच खेलते हैं, एक रस्सा होता है, उस रस्से बहुत से बच्चे खड़े कर देते हैं, 1 2 3, ये इधर की तरफ खींच रहे हैं और ये बच्चे 1 2 3 4 एनीबॉडी कितने भी हो सकते हैं, ये रस्सा एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे रस्सा ये इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये रस्से पर ही तो सारे बल फोर्स लगा रहे हैं, ये भी बल हमारे रस्से पर फोर्स लगा रहा है, ये भी बल, ये भी बल, ये सारे बच्चे, अगर मैं कहूँ इस बच्चे को आगे लगा दो यहाँ पर ले जाकर के, तो ये बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चा यहाँ पर भी इतना ही फोर्स लगा रहा था, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो ये बच्चा यहाँ पर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि जितनी उसके अंदर ताकत है वो उतना ही बल लगा पाएगा, उससे ज्यादा वो ताकत नहीं है तो बल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो यही कहलाती है ट्रांसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, फोर्सेस। क्या कहलाती है, ट्रांसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं आज इतना ही करूंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा से पहले उसको बताऊंगा, उसके बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल की घंटी दबा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालते जाऊंगा, पर डे वीडियो डालूंगा। मैंने ये कह दिया आप लोगों से कि पर डे वीडियो डालेंगे मुझे। ठीक है, और कुछ उसके अंदर जो भी पॉइंट है उनको कवर करूंगा मैं पर डे वीडियो डाल करके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।